नमस्कार। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और कभी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, फिर सरदार शहर उपचुनाव की जंग और अब कल से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की जा रही है और इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर से होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आक्रोश रथों को हरी झंडी दिखा करके राजधानी से रवाना करेंगे। करीब 10,000 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जेपी नड्डा दशहरा मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस मौके पर बीजेपी के नेता एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश करेंगे। वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री कार्यक्रम में मौजूद होंगे। आखिरकार ये यात्रा कैसी रहेगी और पार्टी की तैयारियां कैसी हैं, जयपुर के दशहरा मैदान से जायजा लिया हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। जन आक्रोश यात्रा का कल से आगाज हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल जयपुर में आएंगे और दशहरा मैदान में 51 रथों को रवाना करेंगे। ये वो वाहन हैं जो गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जाएंगे और गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे और साथ में इन रथों के साथ में एक जन समस्या पेटी भी बीजेपी ने जो है स्थापित करी है और इस पेटी में आम जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगी, अपनी जो शिकायत है उसके अंदर डाल सकेंगी। और एक संदेश भी दिया गया है बीजेपी की ओर से कि हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन तमाम नेता मिलकर के निकाल रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है उनकी तस्वीर है, साथ में जगत प्रकाश नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजस्थान के नेताओं के जो मतभेदों की चर्चा होती है तो यहाँ पर विवादों को थामने की कोशिश की गई है। गुलाब चंद कटारिया के साथ वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की फोटो भी यहाँ पर इन रथों पर आपको नजर आएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जब इन रथों को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो नज़ारा और ही अलग होगा। आम जनता को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश पार्टी कर रही है। हमारे साथ में नेता हैं बीजेपी के जो इन रथों को तैयार कर रहे हैं। ऋषि बंसल बीजेपी के युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष हैं। ऋषि बंसल, क्या तैयारी है? कल जब रवाना करेंगे तो नज़ारा कैसा होगा? कल 1 तारीख को जयपुर संभाग के 51 रथों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी यहाँ आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और 51 रथों को ऐसे बाहर भेजेंगे जिलों के अंदर। 2 तारीख को जितने भी 33 जिले हैं और 33 जिलों पर जिला हेडक्वार्टर पर उन जिलों की लॉन्चिंग होगी और 3 और 4 तारीख को हर विधानसभा के अंदर वो जो है रथ अपने अपनी विधानसभा के अंदर 14 दिन तक चलेगा। चाहे वो ढाणियाँ हो, पंचायत हो, गली मोहल्ले हो, रोड शो हो और चौपाले हो, यानी कि लगभग राजस्थान के 2 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का ये रथ राजस्थान की सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूकेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं टोडा रायसिंह में 23 नवंबर को कॉलेज पढ़ने गई निधि जैन निवासी टोडा रायसिंह के लापता होने के बाद आज तक 7 दिन में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। छात्रा के गायब होने पर लोगों में आक्रोश है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में समाज की ओर से एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। लोगों ने ज्ञापन सौंपकर 23 नवंबर से लापता कॉलेज की छात्रा निधि जैन की तलाशी का परिजनों को सौंपने की मांग की है। इस दौरान परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। एसडीएम कार्यालय के मुख्य द्वार को लोगों ने बंद कर दिया। गेट के अंदर से ही एसडीएम ने आक्रोशित लोगों से बात की। आपको बता दें कि टोडा रायसिंह की छात्रा निधि जैन 23 नवंबर को हमेशा की तरह कॉलेज गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने टोडा रायसिंह थाने में इसे लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद निधि का पता नहीं चल पाया है और लोगों ने पैदल मार्च किया। एसडीएम कार्यालय में पहुंच करके ज्ञापन दिया। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने मांग की है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। यहाँ 9 बजे घर से कॉलेज के लिए निकली और यहाँ से गई और मुझे पता नहीं कि वह बस में बैठी या नहीं बैठी और फिर कॉलेज के लिए निकली थी। जो वहाँ फिर मैंने दिन में मालूम किया तो वहाँ कॉलेज नहीं मिली, तो मैंने हेरा मेरी चारों तरफ हेरा फेरी मचाई और तो वहाँ स्कूल में मालूम किया तो वहाँ भी कुछ प्रक्रिया नहीं लगी। फिर मैं वापस आके सबको बोला तो सब उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ ढूंढे हेरे, फिर पुलिस वालों को सूचना की। फिर बाद में 24 तारीख को रिपोर्ट लिखाई।
तो वहीं प्रतापगढ़ के धरियावद में बच्चा चोर समझकर दो लोगों के साथ ग्रामीणों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल एक प्रेमी अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका को भगाकर ले जा रहा था और इसी बीच लड़की के भाई ने उसे बीच रास्ते में रोककर बवाल शुरू कर दिया। बवाल के बीच क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ग्रामीण कार में सवार प्रेमी और उसके दोस्त को बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझकर दोनों को पीटना शुरू कर दिया। ये ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीणों ने कार के कांच तक फोड़ दिए और बवाल ये इतना बड़ा कि पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामले को शांत करवाया। पुलिस ने कार को जब्त कर दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। युवकों का कहना है कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बेरहमी के साथ दोनों को मारा गया है। उसने जगदीश नाम के लड़के से उसका अफेयर चल रहा था। उसके भाई की अनुपस्थिति में उसने जगदीश को सागवाड़ा लेने के लिए बुलाया, जो टेम्पो में बैठकर सरोदा आई। सरोदा से जगदीश व उसका एक साथी दोनों उसको वैन गाड़ी से लेकर बांसी की तरफ आ रहे थे। उसकी सूचना नीना के भाई को मिली, जिस पर नीना के भाई ने पारसोला से पहले रोक लिया। अकेला होने से आवाज लगाई, जिस पर लोगों ने बच्चे पकड़ने वाली गैंग का संदेह कर उन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर जगदीश और उसके साथी दोनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आरएलडी के 23 दिसंबर को होने वाले किसान रैली की। राजस्थान में आरएलडी आगामी विधानसभा चुनाव में हुंकार बनने जा रही है और चुनाव में अभी हालांकि 1 साल है, मगर चुनावी समर में उतरने से पहले केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आरएलडी की ओर से किसान रैली आयोजित की जा रही है। 23 दिसंबर को राजस्थान के भरतपुर से इसकी शुरुआत होगी, जहां भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को आरएलडी ने आने का न्योता दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। ये तो अभी सब लोगों की जब सहमति आ जाएगी उसके बाद बताऊंगा, पर सवाल ये है कि हम इसमें किसानों के सवालों को प्रमुखता से उठाएंगे। आज सरकार किसानों के साथ अनाचार कर रही है। उनकी फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल का रेट 60 रुपये से 90-100 रुपये कर दिया। खाद के यूरिया के कट्टे से जो आज़ादी से लेके आज तक 50 किलो का था उसको 45 किलो कर दिया। रेट नहीं बढ़ाया, 5 किलो खाद कम कर दिया। तो ऐसा ये लगातार किसान के साथ कर रहे हैं। कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, खादों के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, किसान की फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर गुर्जर और सरकार के बीच वार्ता को लेकर के, जहां पर गुर्जर समाज और सरकार के बीच बातचीत कल तक के लिए स्थगित की गई है और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से एक प्रस्तावित वार्ता एन वक्त पर स्थगित हो गई। ये वार्ता करने वाली कैबिनेट सब कमेटी के तमाम मंत्री जयपुर से बाहर होने और अधिकारी सीएस की बैठक में होने के चलते इस बातचीत को स्थगित किया गया। ये वार्ता अब कल सुबह 10 बजे बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में फिर से होगी। कोई इश्यूज हैं उन पर एक्सरसाइज करके हम 5 बजे बैठेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों आज मीटिंग स्थगित कर दी गई है और कल 10 बजे की मीटिंग है। तो मीटिंग बैठ करके सारे इश्यूज पर चर्चा करेंगे और जो होगा वो कल आपके सामने आ जाएगा। हमेशा इनके साथ जो भी बात होती है हम उनके समर्थन में ही रहते हैं। आप तो कर्नल साहब के साथ से बिल्कुल कर्नल साहब के साथ 15 साल तक साथ रहे हम, और कोई भी जो भी फैसला लेते थे हम उनका समर्थन करते थे। तो बात हेरिटेज सिटी पर अतिक्रमण के खतरे की। जयपुर शहर में अतिक्रमण और नए निर्माण कार्यों की वजह से हेरिटेज संरक्षण खतरे में है। ऐतिहासिक गुलाबी शहर सौंदर्य की वजह से पर्यटन का केंद्र है, लेकिन यहां पर फीके होते हेरिटेज के स्वरूप पर कोई खास ध्यान नहीं जा रहा है सरकारों का। हेरिटेज इमारतों और परकोटे पर भी होते अतिक्रमण नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं और इसे लेकर बढ़ती शिकायतों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही, जबकि यूनेस्को टीम के दिए गए सुझावों को लागू किया जाना था। क्या
कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किससे क्या ट्यूनिंग है उनकी, किस प्रकार से वो निर्माण करवा रहे हैं, किस प्रकार से अवैध निर्माण हो रहे हैं, स्वरूप से छेड़छाड़ हो रहा है। तो एक इसके ऊपर अफसर होना ज़रूरी है, इनके ऊपर चेयरमैन होना ज़रूरी है। चेयरमैन के पास शिकायतें तो आती हैं, पार्षदों के पास भी आती हैं शिकायतें, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है। हमारे पास जब पावर होगा तो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए हम उन पर अंकुश लगाएंगे और अंकुश लगा के शहर के स्वरूप को बचाएंगे। या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होगी तो वो जयपुर का स्वरूप खराब करेगी, कहीं ना कहीं वॉल सिटी का स्वरूप खराब करेगी। इसके अंदर जैसे मान लीजिए अभी उमर भाई ने कहा, शरम भाई ने कहा कि कमेटी का जल्दी गठन हो जाए, तो उससे मैं समझता हूँ कि स्वरूप जयपुर शहर का हेरिटेज के पार्षद हैं, हेरिटेज की चेयरमैन बनेंगे, मेयर साहब के साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के हेरिटेज का लुक को सही तरीके से बनाएंगे। जो विरासत है उसको क्या हम संभाल पाएंगे, क्योंकि जिस धरोहर को बनाने में उस समय इतना पैसा लगा, इतना समय लगा, इतना तकनीक को उन्होंने ध्यान रखा, हम उसको मेंटेन करने में शायद हम सब उतना हम ध्यान नहीं दे पा रहे। इसीलिए एक अलग से प्राधिकरण गठन करने की जो है प्रक्रिया राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं। देखिए, मेरे पास जो शिकायतें हैं उन पे एक्शन लिया, हमने बहुत सारी बिल्डिंग सीज की हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। हेरिटेज में जितनी कार्रवाई हुई है वहाँ उतनी कहीं भी नहीं है। और कोई शिकायतें हैं तो आप बता दें, जो भी शिकायतें आएंगी उस पर सख्त कार्रवाई ली जाएगी। और अब खबर मनोरोग की दवा की और नशे के लिए किए जाने वाले इस्तेमाल की, और इसमें सामने आए पकड़े गए दवा विक्रेता डॉक्टर्स के नेक्सस की। नशे के लिए दवाओं के दुरुपयोग के पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार एलर्जी की दवा एविल का इस्तेमाल नशे के लिए होने का खुलासा हुआ। चिंता की बात यह है कि इस धंधे में दवा विक्रेताओं की भूमिका सामने आई है। ड्रग डिपार्टमेंट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के भी अवैध तरीके से रखने का खुलासा हुआ है। तो जांच के दायरे में राजधानी जयपुर का एक मनोचिकित्सक भी है। जो दवा विक्रेता है उसके द्वारा ये जानकारी बताई गई कि वो औषधियाँ संबंधित चिकित्सक के से लेके आते हैं, तो उसके संबंध में जांच की गई है। वहाँ पे एनसीबी के द्वारा, सीएनबी जो है उसके द्वारा इस बारे में जांच की गई है कि वे दवाइयाँ कहाँ से ला रहे हैं और कितनी प्रोक्योर कर रहे हैं। तो वहीं जोधपुर के औसिया थाना इलाके में रिसोर्ट में 6 साल के एक बच्चे का शव मिलने से मामला गर्मा गया है। जिले की बाल कल्याण समिति ने प्रसंज्ञान लिया। पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई है पुलिस से, और काफी मशक्कत और समझाइश के बाद आखिरकार परिजनों ने बच्चे का शव लिया। उसका पोस्टमार्टम किया गया। औसिया निवासी मांगीलाल भील का 6 साल का बेटा स्वरूपाराम भील सोमवार को स्कूल से लौटने के बाद घर के बाहर खेलने चला गया था। जानकारी के अनुसार परिजन घर में हो रहे सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। देर शाम तक परिजनों का कहना है कि जब बच्चा घर पर नहीं आया तो परिजन इसे ढूंढते हुए निकले। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई। मंगलवार देर शाम को घर के पास एक रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में बच्चे का शव मिला। परिजनों ने बच्चे की हत्या के आरोप लगाए हैं। ये घटनाक्रम था, इसमें पोस्टमार्टम करवाया कर जो अंतिम संस्कार हेतु बॉडी है वो परिजनों को सुपुर्द करिए। आगे विधिक कार्रवाई जारी है, इसमें निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा और जो भी सरकारी सहायता है वो दिलाई जाएगी जितना जल्दी हो सके। तो वहीं मनरेगा की तर्ज पर शुरू हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बेरोजगारों के लिए मददगार साबित हो रही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में युवाओं को 100 दिन की गारंटी के साथ रोजगार मिल रहा है। स्वायत्त शासन विभाग के आंकड़ों की बात करें तो अब तक इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 90,000 लोगों को रोजगार मिला है। आवेदनकर्ता को गारंटी के साथ रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू की थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब तक 3,35,000 से ज्यादा जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है और इसके लिए गहलोत सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को काम के एवज में राज्य सरकार 259 रुपए मजदूरी दे रही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से 33 जिलों के कुल 213 निकायों में काम चल रहा है, जिसमें कुल 7,210 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। रिपोर्ट में बांसवाड़ा 101.88% के साथ टॉप पर रहा। तो वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने जमानत पर जेल से बाहर आते ही जमकर सरकार पर हमला बोला। यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय
मुझे जेल में डालकर षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ना मैं जेल से डरूंगा, ना लाठी से, और अंतिम सांस तक बेरोजगारों के लिए संघर्ष करूंगा। आपको बता दें कि उपेंद्र यादव को धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने जेल भेज दिया, जिसके बाद जमानत हुई। जब मुझे अवैध 22 घंटे बाद मुकदमे में दिखाया गया, 22 घंटे अवैध मुझे हिरासत में रखा गया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया गया, उसके खिलाफ, और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, मानहानि के साथ, दावा के साथ मैं हाईकोर्ट में भी जाऊंगा। और 9 फरवरी को पहले हमने 9 फरवरी को युवा जागृति यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन अब न्याय एवं युवा जागृति यात्रा, यानी कि मुझे भी न्याय चाहिए। जनता के बीच में, युवा के बीच में मैं जाऊंगा कि मुझे न्याय चाहिए, कि मुझे जेल में 10 दिन तक क्यों रखा गया, मेरा क्या गुनाह है कि मैंने युवाओं की आवाज उठा दी। तो वहीं कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन कारों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर के बदमाश फरार हो रहे हैं। ये ताजा मामला आकाशवाणी कॉलोनी में देखने को मिला, जहां पर रात के अंधेरे में बदमाशों ने कॉलोनी में जमकर गदर मचाया। तो प्रातःकाल देखा तो गाड़ी का शीशा टूटा होता, लगभग 2 किलो का पत्थर उसके ऊपर रखा होता। ये घटना को देखते हुए हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सामाजिक तत्व आगे जाकर क्या करें। तो प्रशासन से ये अवगत कराना चाहते हैं, इसमें विशेष ध्यान दिया जाए और इसकी विशेष कार्रवाई की जाए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमारी आकाशवाणी में आज 25 साल में पहली बार ऐसा कांड हुआ, और ऐसा कांड होने के बाद हम बहुत सचेत हैं। तो वहीं सरदार शहर के नगरपालिका इलाके के रामनगर वास के वार्ड संख्या 1 के 70 साल के लादूराम डारा की करीबन 1 साल पहले गाय चोरी हुई थी, लेकिन जब गाय नहीं मिली तो वे बीएसएनएल के टावर पर चढ़कर गांधीवादी नीति से मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर करने की मांग करने लगे। वार्ड के मौजूद लोगों ने बताया कि बुजुर्ग पिछले साल से पुलिस थाने के लगातार चक्कर काट रहा था। 2021 दिसंबर का मुकदमा है, जिसमें अब्दुल्ला राम जी जो 1 नंबर वार्ड में रहते हैं, इनकी गाय चोरी का मामला था, जिसमें दूसरा पक्ष जो उसके पास में रहते हैं उन्होंने गाय वगैरह बांध ली। इनके आपस में डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट के बाद में आज ये टावर पर चढ़े हैं। इसमें संबंध पूर्व में भी 2 अधिकारियों ने तफ्तीश की थी, अब वर्तमान में डी साहब तफ्तीश कर रहे हैं, और अभी इनसे बातचीत एसडीएम साहब ने हमने बातचीत की है और आश्वासन दिए है कि गाय वगैरह के बारे में जो स्वामित्व के संबंध जो विवाद है वो गाय इनको एक बार हैंड ओवर कर रहे हैं, उसके बाद जैसी कार्रवाई करेंगे। अरुणाचल के परशुराम कुंड पर 51 फीट की मूर्ति स्थापना को लेकर जयपुर में विप्र फाउंडेशन का 8 जनवरी को महोत्सव होगा। भगवान परशुराम के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विप्र फाउंडेशन का अमृत भारत रथ 61 दिनों की यात्रा कर 8 जनवरी को जयपुर पहुंचेगा। इस दिन विप्र फाउंडेशन की ओर से जय परशुराम नामक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में संत समागम, वैदिक अनुष्ठान के जानकार आचार्य और विद्वत जनों के साथ प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। रथ यात्रा को समर्थन मिल रहा है और लोग स्वतः संज्ञान लेकर स्वयं आगे बढ़कर सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं पूरे भारत में। हम बहुत उत्साहित हैं और हमने फिर तय किया है कि कम से कम 1 लाख लोगों के यहाँ पर कार्यक्रम हो, ऐसी व्यवस्थाएं और तैयारियां हम रख रहे हैं। इससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पुलिस के इमरजेंसी नंबर 100 की। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जब आप मुश्किल में होते हैं और 100 नंबर पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उसका समाधान आखिरकार कैसे और कितने समय में होता है, आप भी देखिए। जब भी होते हैं आप मुश्किल में, मदद के लिए डायल करते हैं 100। आपके हर कॉल पर पहुंचती है पुलिस, आपकी समस्या का होता है समाधान। वन 100 वो नंबर है जो आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। किसी भी तरह की मुश्किल हो, मदद के लिए किसी की भी कैसी भी जरूरत हो, 100 पर कॉल करने पर वो मदद जरूर मिलती है। डायल 100 ये वो नंबर है जब कभी आप किसी आपत्ति में फंसते हैं, किसी विपदा में फंसते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तब आप पुलिस को याद रखते हैं और इसी नंबर के जरिए, इसी 100 नंबर के जरिए आप पुलिस से संपर्क कर पाते हैं। जब भी आप 100 नंबर डायल करते हैं तो आपकी कॉल अभय कमांड सेंटर में बैठे हुए इन लोगों तक पहुंचती है और यही लोग आपसे बात करते हैं और फिर ये तय करते हैं कि आपकी मदद के लिए क्या करना है, आपके पास किसे भेजना है। जैसे ये कॉल टेकर बैठे हैं
तो जो भी किसी को कोई समस्या है तो वो पीड़ित यहाँ फ़ोन करेगा 100 नंबर पे, तो ये लोग रिसीव करेंगे। ये कॉल टेकर सेक्शन है, इसमें करीब 16 लोग अभी बैठे हैं इस पारी में। ये उसका एक इवेंट बनाएंगे। इवेंट बनाने के बाद ये डिस्पैचर सेक्शन में डिस्पैच कर देते हैं। वो लोग फिर आगे उस ज़िले में उस थाने में बताएंगे कि ये समस्या है और आप तुरंत वहाँ जाके रश कीजिए और उस समस्या का हल कीजिए। जयपुर कमिश्नरेट के अभय कमांड सेंटर में 3 शिफ्टों में काम होता है और हर दिन यहाँ करीब 3000 से 4000 लोग मदद के लिए फोन करते हैं। जयपुर रेंज के इस अभय कमांड सेंटर में जयपुर ग्रामीण, अलवर, सीकर, दौसा और झुंझुनू के लोगों का मदद के लिए कॉल आता है। जब भी 100 नंबर पे कोई शिकायत आती है, जो कॉल टेकर सेक्शन से उसका एक इवेंट बनता है। इवेंट बन के ये जो डिस्पैचर सेक्शन है, इसमें डिस्पैच होके आ जाती है। इसमें हर जिले के 4 डिस्पैचर अलग अलग बैठे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर किसी की जैसे डिस्पैचर में यहाँ इवेंट बन के आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आगे जो भी संबंधित चेतक है, PCR वैन है, उसको जरिए टेलीफोन या वायरलेस से उसको तुरंत मैसेज कर देते हैं कि आप फलां जगह पे पहुंचिए, वहाँ पे ये घटना घटी है, आप तुरंत वहाँ जाइए और इसका समाधान कीजिए। खास बात यह है कि जो कॉल टेकर लोगों की समस्या सुनते हैं, वो वापस उन्हें फोन कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें मदद मिली या नहीं, और अगर उन्हें मदद की जरूरत होती है तो फिर उनकी और मदद की जाती है। मतलब साफ है कि यहाँ बैठे लोग आपकी मदद के लिए हैं और आपसे इनकी और हमारी अपील है कि जब भी आप मुश्किल में हो, बिना झिझक 100 नंबर डायल जरूर कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं प्रदेश में मौसम के हाल पर।